नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चित्रा पिल्ले, हिंदी शिक्षिका, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा से आपके साथ हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आपने अपने परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार या टीवी पर या पिक्चर में शादी समारोह जरूर देखा होगा। शादी में जाना, बारात में नाचना, मिठाइयाँ खाना, खुश होकर धमाल मचाना बड़ा अच्छा लगता है ना। शादी में जाने की बात सुनकर बहुत खुशी होती है। तो बच्चों चलो, आज हम जंगल में सूरज के ब्याह में चलते हैं। आज हम हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं के पाठ सूरज का ब्याह कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय इस प्रकार है। रामधारी सिंह दिनकर जी लेखक व निबंधकार थे। आधुनिक युग में वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व आजादी से पहले एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं रची है। कविता की विशेषता शब्दों में छुपी रहती है और कविता रूपी माला में पिरो देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उपयुक्त शब्दों के द्वारा मर्म स्पर्शी बात को बहुत ही साधारण और सरल तरीके से कहा है। इस पाठ के प्रमुख अधिगम उद्देश्य इस प्रकार है। पाठ के अंत में हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम इस पाठ में निम्न कौशल भी सीखेंगे। ये कौशल इस प्रकार है। पहला कौशल है कविता के आरोह अवरोह लय ताल के साथ कविता का पठन करना, तुकान तत्सम तद्भव शब्दों की समझ बना पाना, नए शब्दों व कठिन शब्दों के अर्थ व वाक्य में प्रयोग करना, किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखने की समझ बनाना, चित्र देखकर कविता लिखने की समझ बना पाना, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को समझना। बच्चों, आप इस सूरज के ब्याह कविता की एक वीडियो प्रदर्शन आप देखें। सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित प्रस्तुत है यह बाल कविता। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, फर के विमल मोर में मोती उषा पिराने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता बिटप मंडल बितान से वंदन वार सजाए। जीव जंतु भर गए खुशी से वन की पात पात डोली, में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। चलिए हम आगे इस कविता को एक बार और दोहराते हैं। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश वही विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है, खातिर बड़ा झमेला है। तो बच्चों, ये थी कविता। आपने इसको मेरे साथ दोहराई है। इसको आगे भी हम गाएंगे। इस कविता की हम गतिविधि क्रमांक 2 पर आते हैं। इस गतिविधि का नाम है श्रुतिलेख लिखना व वाक्य में प्रयोग करना।
श्रुतिलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना और इन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। हम नए शब्द पढ़ेंगे, उनके सामने उनके अर्थ दिए हैं, उसके साथ ही हम उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना सीखेंगे। नए शब्द है अफवाह, इसका अर्थ है भ्रम या उड़ती हुई खबर। दूसरा शब्द है मोर। मोर का अर्थ होता है दूल्हे के सिर पर जो मुकुट बांधा जाता है, उसे मोर कहते हैं। शादी के समय जो दूल्हे के सिर पर बंधता है। विमल का अर्थ है पवित्र। उषा, उषा का अर्थ है प्रातः काल की किरणें। सुहाग, मंगल गीत। विटप का अर्थ है वृक्ष। मंडप का अर्थ है शादी का स्थान। वितान, चंदोवा, जो मंडप में बांस की लकड़ियों द्वारा बनाया जाता है। झमेला, समस्या। पांच पांच का अर्थ है प्रत्येक पंक्ति। वृद्ध मतलब बुजुर्ग। वंदनवार मतलब प्रवेश द्वार पर लगी फूलों की माला। जलचर, जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मगरमच्छ, कछुआ आदि। विपद का अर्थ है आपत्ति, परेशानी या समस्या। प्रचंड शब्द का अर्थ है अत्यधिक गर्म। खातिर, के लिए। ताप का अर्थ है गर्मी। वंशविहीन का मतलब परिवार में अकेला होना। बच्चों, आज हम तुकान शब्दों को भी पढ़ेंगे। तुकान शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, किसी कविता या गीत की दो या दो से अधिक पंक्तियों, विशेष रूप से अंतिम ध्वनि की आवाज में यदि समानता हो तो उन अंतिम शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इस परिभाषा को हम पुनः एक बार दोहराएंगे। किसी कविता या गीत की दो या दो से अधिक पंक्तियों, विशेष रूप से अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण की आवाज में समानता हो तो उन अंतिम शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। उदाहरण, गाएगी, सजाएगी। अब देखिए दो शब्द है, गाएगी और सजाएगी। गाएगी में अंतिम वर्ण है गी, सजाएगी में भी अंतिम वर्ण है गी। अन्य उदाहरण, मीत और गीत। डोली, बोली। सजावट, बनावट। काली, लाली। हर्ष, वर्ष। बच्चों, तुकान शब्दों के अलावा अतुकान शब्द भी होते हैं, उनमें भी कविताएं रची जाती है। कविता के सृजन के लिए सामान्यतः तुकान शब्दों का ही प्रयोग आवश्यक माना गया है, किंतु कुछ कविताएं अतुकांत भी होती है। उदाहरण है, गुम हो गई वो तस्वीर। गुम हो गई वो तस्वीर हमारे समाज की, जिसमें हुआ करता था स्थान गुणों का। जिसमें हुआ करता था स्थान गुणों का। तो बच्चों आप देखिए, इस कविता की 4 पंक्तियों में कोई भी शब्द तुकांत नहीं है, फिर भी यह कविता है। इसी प्रकार इन दोनों परिभाषाओं के पश्चात हम आपसे चर्चा करेंगे। मैंने कुछ आपके लिए प्रश्न लिखे हैं, इन्हें आप उतारिए और इनको जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। तो लीजिए, आपके सामने ये प्रश्न है, आपने किन किन कवियों की कविताएं पढ़ी है? आपने किन किन कवियों की कविताएं पढ़ी हैं? किसी एक कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है? यहाँ प्रस्तुत कविता का अर्थ है सूरज का ब्याह कविता, कि उस कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है। प्रश्न क्रमांक 3, सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे? सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे? प्रश्न क्रमांक 4, यदि सूर्य का विवाह हो जाता, यदि सूर्य का ब्याह हो जाता तो क्या होता? चलिए, इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं भी आपको समझाती हूँ। पहला प्रश्न है, आपने किन किन कवियों की कविताएं पढ़ी है? तो प्यारे बच्चों, मैंने तुलसीदास जी, कबीरदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी की कविताएं पढ़ी है। इसके साथ ही मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की भी कविता पढ़ी है। मैं आपको उनकी लिखी एक कविता पंचवटी की 4 पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर अवतल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी अंबर अवतल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बच्चों, अभी मैंने आपको जिस प्रकार से कविता की 4 पंक्तियां सुनाई हैं, आप भी उसी तरह से जिन कवियों को आपने पढ़ा है, जिन कवियों की रचनाएं आपने पढ़ी हैं, उन्हें अवश्य गाने का अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रश्न क्रमांक 2 की हम चर्चा करते हैं कि सूर्य का ब्याह कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्य के ब्याह के बारे में बात की है। सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे? सभी जीव खुश इसलिए हो रहे थे कि सूर्य की शादी होने वाली है। प्रश्न क्रमांक 4, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता? उत्तर इसका, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो सूर्य के 10-5 पुत्र हो जाएंगे और सभी सूर्य मिलके भयंकर ताप गर्मी पृथ्वी पर बरसाएंगे, जिससे सभी वन और जल प्राणी परेशान हो जाएंगे। बच्चों, अब आपके सामने कार्यपत्र 4। इस कार्यपत्र की गतिविधि यह है कि हम समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखेंगे। शब्द इस प्रकार हैं: दुकान, सपना, दिला, घटिया, किला, गाएगी, हाथ, नारा, मान, नहर, बाग और अकेला। बच्चों, ये कार्यपत्रक में जो शब्द मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाए हैं, इन शब्दों को नीचे लिखे शब्दों में आपको भरना है। जो नीचे लिखे शब्द हैं, उन शब्दों के अंतिम वर्णों से हमें मिलाकर इन शब्दों को भरना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। कहर, कहर का आप यहाँ पर लिखा है नहर, और यहाँ पे होगा नहर। कान, कान के साथ आएगा मान। रात, रात के साथ आएगी बात। मकान, मकान के साथ आएगा दुकान। यही शब्द हमको लिखना है। अपना, सपना, साथ, हाथ, तारा, नारा, बिटिया, घटिया, खिला, किला, छिला, बिला, सजाएगी, गाएगी, झमेला, अकेला। बच्चों, ये गतिविधि तो हमने इन शब्दों को देखकर लिखी है, किंतु इन शब्दों के अलावा हम इन्हीं के समान तुक वाले शब्द भी लिखकर प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, अब हम कार्यपत्रक 5 की गतिविधि को प्रारंभ करते हैं। गतिविधि का नाम है, इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ लिखकर हमें वाक्य बनाना है। नए शब्द इस प्रकार हैं: अफवाह, झूठी खबर। मोर, हमने पहले पढ़ा था, दूल्हे के सिर पर लगने वाला मुकुट। विमल, पवित्र। उषा, प्रातः काल की किरणें। सुहाग, मंगल गीत। विटप, वृक्ष। मंडप, शादी का स्थान। वितान, चंदोवा। पात पात, प्रत्येक पंक्ति। वृद्ध, बुजुर्ग। वंदनवार, फूलों की माला जो दरवाजों पर लगाई जाती है। जलचर, जल के जीव। विपद, आपत्ति। प्रचंड, भयंकर ताप। खातिर, के लिए। कुंवारा, जिसका विवाह ना हुआ। ताप, अत्यधिक गर्मी। वंशविहीन, परिवार में अकेला सदस्य। झमेला, परेशानी। छटपटाना, परेशान हो जाना। तो बच्चों, अभी हमने शब्दों के अर्थों को लिखा है। मैं एक उदाहरण देकर वाक्य बनाती हूँ, अन्य वाक्य आपको बनाना है। अफवाह, इसका अर्थ है झूठी खबर। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है: जंगल में अफवाह उड़ी है कि सूर्य की शादी होने वाली है। दूसरा शब्द है मोर।
जिसका अर्थ है दूल्हे के सिर पर बांधे जाने वाला मुकुट। शादी में दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोर बांधा जाता है। इस प्रकार हमें छोटे छोटे से वाक्य कविता से भी बना सकते हैं हम, और अन्य उदाहरणों से भी वाक्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों, कार्य पत्रक 5 के पश्चात हम अगली गतिविधि तत्सम शब्द की परिभाषा है। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, अग्नि, सप्त, सूर्य आदि। तद्भव शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। जैसे घी, आग, सात, सूरज आदि। बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा आपने नोट कर ली है। ये परिभाषा बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सामान्य तौर पे तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषाएं ही पूछी जाती है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बीच में भेद भी है, जिन्हें हम पहचान कर उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बीच में भेद निम्नानुसार है। बच्चों देखिए, मैंने एक तरफ तत्सम शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ तद्भव शब्द की पहचान लिखी है। तत्सम शब्द की पहचान, पहले इन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, जबकि तद्भव शब्द आसानी से बोले जाते हैं। तत्सम शब्द लेखन करते समय हम व व्यवहारिक में इन शब्दों का प्रयोग कम करते हैं। जैसे घृत, अग्नि, इन शब्दों का हम व्यवहारिक तौर पे बोलचाल में भी हम कम प्रयोग करते हैं, और यदि हम किसी भी प्रकार का अनुच्छेद भी लिखते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग हम कम करते हैं सामान्य तौर पे। तद्भव शब्द लेखन और व्यवहारिकता में हम इन शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। तत्सम शब्द सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, तद्भव शब्द भी सुनने में अच्छे लगते हैं। तत्सम शब्द, इन शब्दों को लिखते समय छात्र अधिक गलतियां करते हैं क्योंकि ये शब्द कठिन होते हैं। छात्र को लिखना होता है चक्षु, तो देखिए च आधा क, श में छोटे उ की मात्रा, जबकि सही शब्द है च और संयुक्त अक्षर चु, चक्षु। छात्र तद्भव शब्द में इन शब्दों को लिखते समय गलतियां कम करते हैं क्योंकि ये सरल होते हैं। यदि चक्षु लिखना है तो उसके स्थान पर हम आंखें या नेत्र लिखते हैं। तत्सम शब्द मानक होते हैं, ये सुनने में कम आते हैं। मानक शब्द का अर्थ होता है साहित्यिक रचनाओं में अधिक प्रयोग होना। तद्भव शब्द भी मानक होते हैं, ये सुनने में अधिक आते हैं। तत्सम शब्द साहित्यिक रचनाओं में इनका प्रयोग अधिक होता है। साहित्यिक रचना जैसे गद्य की विधाएं, काव्य की विधाएं, इन सब में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। साहित्यिक रचनाओं व व्यवहारिक भाषाओं में तद्भव शब्दों का प्रयोग भी अधिक होता है। बच्चों, तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों के अंतर के पश्चात हम तत्सम शब्दों की पहचान व तत्सम शब्दों की सूची दोनों का ही अध्ययन करेंगे। तत्सम शब्दों की पहचान हम निम्न प्रकार से करेंगे, इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्रकार के शब्द यदि आपके पाठों में आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों की प्रमुख पहचान री की मात्रा वाले शब्द सामान्य तौर पर होते हैं, जैसे गृह, श्रृंग, मृत्यु, मृदा। दूसरी पहचान रेफ वाले शब्द भी सामान्य तौर पर तत्सम शब्द होते हैं, जैसे अर्ध, चूर्ण, गंधर्वः, दर्प। रकार, पदेन, र वाले शब्द भी सामान्य तौर पर तत्सम शब्द होते हैं, जैसे आम्र, छिद्र, अग्र, निद्रा आदि।
तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, तीनों ही से युक्त शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। तालव्य श शयन शिक्षा, मूर्धन्य श पुष्प मनुष्य, दंत सह सप्त सत्य। इन शब्दों से बने शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों के अंतर्गत तालव्य श और दंत सह इनसे युक्त शब्द भी होते हैं। श्यामल, श्वसुर, स्फूर्ति, स्मरण आदि। विशेष तौर पर तत्सम शब्द में कठोर वर्णों की प्रमुखता है। कठोर वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण, इन वर्णों से बने शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। घट, कुठार, तड़ाक, संयुक्ताक्षर अक्षर वर्ण वाले युक्त भी तत्सम शब्द होते हैं। अक्षी, कक्षा, कक्ष, क्षेत्र, क्षत्रिय। अनुस्वार वाले शब्द अंगुली, अंध, चंचू, पंच और पंख। इस प्रकार के शब्द का हम अभ्यास करेंगे, तत्सम शब्दों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तद्भव शब्दों की पहचान व सूची। तद्भव शब्द में पहली पहचान है श के स्थान पर स का प्रयोग, अर्थात तालव्य श के स्थान पर दंत स का प्रयोग होता है और व के स्थान पर ब या भ शब्द का वर्ण का प्रयोग होता है। आइए इसे उदाहरण से हम समझते हैं। शयन तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है सोना। शाक, साग, शिर, सिर। वधू, बहु, वर्षा, बरसा, वाष्प, भाव, वार्ता, बात। एक और अन्य उदाहरण हम देखते हैं। य वर्ण का उच्चारण ज करना, तद्भव में ज हो जाता है य वर्ण का। उदाहरण से स्पष्ट है। यमुना, जमुना, योगी, जोगी, यजमान, जजमान, युग, जुग। अगली पहचान अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार का प्रयोग अनुनासिक में बदल जाता है। अंगुली, उंगली, चंद्र, चांद, दंत, दांत, पंच, पांच। बच्चों, सामान्य तौर पे तत्सम शब्द जिस वर्ण से शुरू होता है, तद्भव शब्द भी उसी वर्ण से प्रारंभ होता है। किंतु कुछ अपवाद मैंने आपको ऊपर अभी बताए हैं। तालव्य श, व के स्थान पर ब का प्रयोग, य के स्थान पर ज। ये कुछ अपवाद हैं जो कि यह नियम इस पर लागू नहीं होता है। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा। आज हम पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न हमारे इस प्रकार है। पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखें? पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखें? इसका अर्थ है हम अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ कैसे रखें। प्रश्न क्रमांक 2, हम ये विचार करें कि पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रश्न का अर्थ है कि हमारे और जो भी वातावरण है प्रदूषित हुए है, वह किस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इस विषय पर हमें अपने विचार लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, कि पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखें। हम सभी यह प्रयास करें कि पर्यावरण को हम स्वच्छ कैसे रखें। इससे संबंधित हम पोस्टर बनाकर कक्षा में लगा सकते हैं। साथ ही हम अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पर्यावरण प्रदूषण पर जो चर्चा इन प्रश्नों के माध्यम से हमने अभी की है, इसे अवश्य आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे हमें याद भी करना है।
बच्चों, इस वीडियो में जिस प्रकार से 10 कदम बताए गए हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को हम स्वच्छ कैसे रख सकते हैं और अपने जीवन में इसे किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क दिए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको करना है। यदि आपको पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो आप इसका निर्वहन कैसे करेंगे? प्रश्न मैं आपको पुनः पढ़ के सुनाती हूँ। यदि आपको पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप इसका निर्वहन कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 2, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी पर एक भी पेड़ न होता तो क्या होता? प्रश्न क्रमांक 3, आप अपने विद्यालय की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखेंगे? आप अपने विद्यालय की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखेंगे? बच्चों, मैं आपको कुछ प्रयोजना कार्य देती हूँ। इस प्रयोजना कार्य को आपको लिखना है अपनी प्रोजेक्ट की कॉपी में। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शेर और चूहे की कहानी अपने सरल शब्दों में लिखिए। शेर और चूहे की कहानी अपने सरल शब्दों में लिखिए, या अन्य कहानी भी आप लिख सकते हैं। जो आपको याद है उस कहानी को भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या कार्य किया, उसे सरल शब्दों में लिखिए। उत्सव समारोह में जाने के लिए, किसी भी उत्सव या समारोह में जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, विचार कीजिए, इसे भी लिखिए। और माता पिता का तत्सम शब्द क्या होता है? बच्चों, इस पाठ में हमने निम्न अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमारे अधिगम उद्देश्य इस प्रकार है: तत्सम शब्दों की समझ, तुकांत शब्दों की समझ, तद्भव शब्दों की समझ, अनुच्छेद लेखन की समझ और कविता के स्वर लय के साथ गाना, प्रश्नों के उत्तर लेखन की समझ। मुझे विश्वास है कि हमने इन